अफगानिस्तान, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, लेकिन क्यों? अगर हम अफगानिस्तान के इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस जमीन पे कब्जा करने की हर किसी ने कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 18वीं सदी में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। वहीं रशियन एम्पायर भी सेंट्रल एशिया में अपना विस्तार कर रहा था। तो अब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था कि यदि रशियन एम्पायर का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इससे ब्रिटिश इंडिया पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया से लगती थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अलेक्जेंडर बर्न को जासूस बनाकर भेजा। इन्होंने अफगानिस्तान में कई स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन के साथ रशियन गुप्तचरों का भी जिक्र ट्रैवल इनटू बुखारा में किया। वहीं उस समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड ओकलैंड थे और ये अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद के साथ बातचीत शुरू कर दी। तो दोस्त मोहम्मद ने लॉर्ड ओकलैंड के सामने एक शर्त रखी कि वे उन्हें पेशावर वापस दिलाए, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 में अधिकार कर लिया था। लेकिन अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को अपनी सदर्न बाउंड्री मान लिया था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने बाकी सभी तरफ अपना एम्पायर फैलाया और उसी में 1834 में पेशावर को कैप्चर कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स महाराजा रणजीत सिंह को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अनुसार पेशावर वापस देने के लिए कैसे कह सकती थी। इस कारण इन दोनों के बीच बातचीत फैल रही। तो दोस्त मोहम्मद ने रशिया की तरफ अपना रुख किया और लॉर्ड ओकलैंड को लगा कि रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हो, इससे पहले ही हम अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का मैदान तैयार हो चुका था। जब ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पे बैठाया। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की नज़रों में शाह शुजा एक पपेट था, इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश आर्मी भेजी गई, तो उसमें सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा बचा था। और इस इंसिडेंट ने अंग्रेजों के बीच एक डर पैदा कर दिया था। वही दोस्त मोहम्मद फिर से अफगानिस्तान का आमिर बन गया, तो अंग्रेजों ने इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लिए। फिर 1878 में रशिया ने अफगानिस्तान में अपना डिप्लोमेट भेजा। तो अफगानिस्तान में बढ़ते रशियन प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने भी अपना परमानेंट एम्बेसडर भेजा, जिसे अफगानिस्तान के अमीर शेर अली ने वापस लौटा दिया। तो यही कारण बना सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का। फिर अंग्रेजों ने याकूब अली को अगला अमीर बनाया और इनके साथ ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन करी, जिसके अनुसार अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन जब काबुल में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव की हत्या हो गई तो अंग्रेजों ने फिर से अफगानिस्तान पर अटैक किया और अब्दुल रहमान खान को अफगानिस्तान का अमीर बनाया। इन्होंने ट्रीटी ऑफ गंडमक को मान लिया। इस तरह अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया। लेकिन कोई क्लियर बॉर्डर ना होने के कारण बॉर्डर डिस्प्यूट होने लगे और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए डूरंड लाइन खींच दी गई। जब अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान के अमीर बने तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया पे अटैक किया और इस तरह थर्ड एंग्लो अफगान वॉर शुरू हो गया, जो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के साथ समाप्त हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया गया। अफगानिस्तान के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन होने लगा, जिसका एक्सट्रीम इस्लामिक लीडर ने विरोध किया। इस समय अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी पीडीपीए। वहीं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल सोवियत इसी कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक करेगा। फिर मोहम्मद दाऊद खान ने मिलिट्री कू किया और रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना करी। बाद में 100 रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई। वहीं नूर मोहम्मद तारिकी ने मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिस कारण अफगानिस्तान के एक्सट्रीम इस्लामिक लीडर इस कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हो गए। वहीं पीडीपीए का झुकाव सोवियत की तरफ था, लेकिन इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये अमेरिका के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं थी, क्योंकि इस कोल्ड वॉर में एक और देश सोवियत के गुट में चला गया था। तो अब अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था। वहीं इस समय पीडीपीए में भी आपस में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। फिर अक्टूबर 1978 को हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी की हत्या कर दी। तो अब सोवियत संघ को अफगानिस्तान अपने हाथों से निकलता नजर आ रहा था, तो इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया
यहाँ पर सोवियत संघ का मकसद था अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बनाए रखना, लेकिन सोवियत को पता नहीं था कि ये लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है। वहीं सोवियत के खिलाफ मुजाहिदीनों ने हथियार उठा लिए और अमेरिका इन मुजाहिदीनों को फंडिंग और हथियार दे रहा था और ये मुजाहिदीन गुरिल्ला वॉर में माहिर थे। तो देखते ही देखते 10 साल कब बीत गए, शायद सोवियत को भी इसका पता नहीं चला और इस युद्ध के 2 साल बाद सोवियत खुद 15 देशों में टूट गया। कहा जाता है कि इतिहास से सबक नए सीखने वाले अक्सर इतिहास दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे अटैक किया तो अमेरिका ने इसे पर्शियन गल्फ में यूएसए की ऑयल सप्लाई के लिए खतरा बताया था और जो लोग सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे उन मुजाहिदीनों को यूएसए हर तरफ से मदद कर रहा था। लेकिन अमेरिका को इस समय जरा सा भी एहसास नहीं था कि यही मुजाहिदीन उसके लिए आगे खतरा बनने वाले हैं। जब अलकायदा ने यूएसए पर 9/11 का अटैक किया तो अमेरिका को एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया गया, जिसमें नेटो फोर्सेस का तालिबान के साथ संघर्ष शुरू होता है। लेकिन इन 20 सालों में अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन खर्च किए और लाखों नेटो के सोल्जर मारे गए। वहीं इतना सब करने के बाद भी यूएसए तालिबान को खत्म नहीं कर पाता और आखिरकार तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट करके अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के भागता है। तब मुझे लगता है कि मुल्ला उमर ने सही कहा था कि अफगानिस्तान जो भी आता है वो आता तो अपनी मर्जी से है पर जाता हमारी मर्जी से है।